अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज अज़रबैजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा अहम ये दौरा है और उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर ज़ाहिरा के ताउन के जो शोबे हैं तरजीही बुनियादों पर उन पर बातचीत होगी। बायलैटरल ट्रेड की हम हमेशा से बात करते हैं और आपस में जो ताल्लुकात हैं उनको भी ज़्यादा हम बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। हमेशा से ये पाकिस्तान की ख्वाहिश रही है कि इस वक्त हम जिस पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं उसमें हमारी जो खारजा पॉलिसी है बहुत अहम है। और जो पिछले कुछ अरसे में हमने देखा, कुछ तकरीबन 4 साल में जो बड़ा एक डैमेज हुआ पाकिस्तान के जो बैरूनी दुनिया के साथ ताल्लुकात थे, ये अब उससे चीज़ें जो है रिवाइव करने की कोशिश की जा रही हैं। तो ये भी उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। एक अहम डेलीगेशन होगा वज़ीर आज़म साहब के साथ और जैसे ही इसकी मज़ीद तफसीलात हमारे पास आएंगी तो ज़रूर हम भी आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे जब बाकायदा सरकारी तौर पर चीज़ें सामने आएंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि तनकीद बहुत ज़्यादा हुई और बजट के हवाले से भी हमने देखा कि चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर लिया गया। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की इन चीज़ों को बेहतरी से लेकर चलने की। तो इस तनकीद के बावजूद जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि फोकस कर रही है गवर्नमेंट, उन पर काम कर रही है। चाहे वो एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए चीज़ें हों या फिर वो रशिया से जिस तरह से तेल मंगवाया जा रहा है, LNG की बात हो रही है, बल्कि गैस आ भी रही है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब लोकल लेवल पर जो प्रोजेक्ट्स जिन पर काम किया जा रहा है, अगर आज ही के मैं थोड़े से प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात कर लूँ तो वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामाबाद में 7th एवेन्यू इंटरचेंज का आज इफ्तिताह कर दिया है और श्रीनगर हाईवे पर यह मंसूबा जो है सेक्टर G7 और सेक्टर G6 को आपस में मिलाता है। 7th एवेन्यू इंटरचेंज के हवाले से हम आज बात करेंगे और जो हेड ब्रिज है इसकी लंबाई 1700 मीटर बताई गई है और ऑब्वियसली इसमें जो है ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी होगी, शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। और इसके अलावा 11th एवेन्यू का भी आज बाकायदा तौर पर संग बुनियाद रख दिया गया है और ये भी 7.2 किलोमीटर शाहरा का मंसूबा है और 2 मराहिल में बताया जा रहा है कि इसको कंप्लीट किया जाएगा। 3 रोया जो शाहरा की लागत का तखमीना 9 अरब रुपये है। मंसूबे का पहला मरहला 12 माह की मुद्दत में मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद एवेन्यू का भी आज इफ्तिताह कर दिया गया है। इसकी भी डिटेल्स जो हैं मेरे पास मौजूद हैं। हम आगे अपने जब एनालिस्ट की तरफ जाएंगे तो उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये खासा रहा है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोशा रहते हैं। पाकिस्तान में जो मोटरवे का जाल बिछा हुआ हम देखते हैं, ये इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में उस पर काम किया और वज़ीर आज़म साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे तो तब भी ये ज़ाती दिलचस्पी के साथ काम करते रहे और अभी भी उसी का तसलसल हम देख रहे हैं कि उसको फोकस किया गया है। इस पर हम बात कर लेते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो तक मौजूद हैं हुमायूं खान साहब। हुमायूं खान साहब सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। रशीद साफ़ी साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियोज़ में चलते हैं, वहाँ पर सलमान गनी साहब मौजूद हैं। सलमान गनी साहब भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब भी एक मरूफ नाम है और सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब मैं आपसे अगर आगाज़ कर लूँ, ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कुछ डिटेल मैंने यहाँ पर दी है, एक तो ये कि एक ये खासा रहा है, हम हमेशा से देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन चीज़ों की तरफ फोकस करती है जैसे भी हालात हों, लेकिन उनका एक मॉडल है जिसके तहत वो चलते हैं आगे। इस जो अब प्रोजेक्ट्स जिनका आज आगाज़ किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? देखिए, ये बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो जिन तीनों का इफ्तिताह किया गया। IGP रोड का जो है उसको रीनेम किया गया, फिर 7th एवेन्यू के ऊपर जो ब्रिज है उसका इफ्तिताह किया गया और फिर 11th एवेन्यू वाला जो ब्रिज है जो कि इस वक्त बहुत बड़ी एक कंजेशन जो है वो जो बाहर से आने वाले लोग हैं, इस्लामाबाद और पिंडी और इस्लामाबाद के जो कम्यूटर हैं, जहाँ हमारी आबादी में बड़ा इजाफा हो रहा है, तो ये उनकी बेहतरी के इसको आप बजट के साथ ज़रा एसोसिएट करें। तो जिस तरह आप कह रही थी कि जब भी PMLN की गवर्नमेंट आती है और इस वक्त तो चूँकि कोalition का हिस्सा है, लेकिन फिर भी उन्होंने
अपनी उस रविश को कायम रखा। बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका उन्होंने ना सिर्फ इफ्तिताह किया, आप ये जो एयरपोर्ट तक हमारी मेट्रो बस सर्विस है उसका पिछली हुकूमत ने जो है पता नहीं किस वजह से उसके ऊपर वो बैठे रहे, सोए रहे, कुछ नहीं किया। ये हुकूमत आती गई, इन्होंने विद इन 4 to 5 मंथ्स उसका इफ्तिताह किया। उसी तरह सीपैक के प्रोजेक्ट्स हैं जिसका हम कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, उसका किया। फिर इस दफ़ा बजट में बावजूद उसके कि हमारे जो इकोनॉमिक हालात हैं फॉर मेनी रीजंस पर्टिकुलरली ओइंग टू द प्रीवियस गवर्नमेंट गुड पॉलिसीज़, और गुड को मैं सरकास्टिक कह रहा हूँ, उस सेंस में जो है इन्होंने PDS PSDP के अंदर दोबारा इजाफा किया ताकि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बने। लेकिन जब डेवलपमेंट होती है और गवर्नमेंट अखराजात करती हैं तो आपकी इकॉनमी के अंदर भी वो पैसे आते हैं और गवर्नमेंट की जो लोगों की माशी हालात हैं उनमें बेहतरी होती है। चाइना की बड़ी मशहूर कहावत है कि जो आपने डेवलपमेंट करनी है, यू नीड टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। तो पिछली गवर्नमेंट का अगर आप इसका करें जो 90s में नवाज शरीफ साहब की थी, एक सियासतदान की बहुत मशहूर कहावत है कि सड़कों से कौमें नहीं बनती। आप सड़कों का ही आप सिर्फ वो देख लें कि अगर मोटरवेज तो का वो आप 4 देख लें, साल उन्होंने ना तो सड़कें बनाई ना फिर कौम बनाई, किया तो फिर कुछ ना ना। नहीं, तो वो फिर किया, तालीम और वो सेहत पे बहुत ज्यादा असल तो तालीम नहीं और नहीं सेहत ये की आप तो वो ये नहीं बात कह करते सकते हैं नहीं ना। किया, उन्होंने सड़कें बंद की। जब सड़कें खुलने की वजह बनती थी वो सड़कें बंद कर लेते थे। 9-10 कंटेनर मई लगा को लेते थे। बहुत बड़ा उन्होंने एक दूसरा काम भी 9-10 मई को डाला है। आप उन सड़कों को बंद करने वाली रविश को देखें कि जब हमने ये सीपैक का 10वां साल है, इस साल हम उसकी 10th जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। तो जब बनने का शुरू होने की बात थी तो वो उन्होंने जो 126 दिन का धरना दिया गया था, चीनी सदर का यहाँ पे आना जो है महाल हो गया था और इकोनॉमिक Exactly, पॉलिटिकल ऐसे ही था, बिल्कुल। तो ये वो जो बंद कर देना, फाड़ देना, जला देना, घेराव कर देना, ये वो उसके ऊपर हम नहीं करते। हम गवर्नमेंट की अच्छी चीज़ों के ऊपर करें, वो जो पहले ने गंद किया उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल मेरा ज़ाती राय है कि दिस इज गुड पॉइंट। रशियन ऑयल जो है कल पहुंचा है यहाँ पे, हाँ। सीपैक की 10वीं एनिवर्सरी हो रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 1 साल और कुछ महीने हो गए इस गवर्नमेंट के, जिन मखदूश हालात में ये आए थे उससे आवाम को और हमारी जो इकॉनमी है उसको निकालने के जो स्टेप लिए जा सकते थे वो ले लिए गए। अब आइंदा आने वाले दिन हमें जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा साफी साहब, ये बड़ा चैलेंजिंग काम है वैसे। एक तो बजट देना हालात में बड़ा मुश्किल काम था, फिर जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो तनकीद हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद बड़ा और 13 पार्टियां मिलकर एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हमने देखा कि बजट 14 आया। हो गए इस्तेकाम पाकिस्तान जी। पार्टी भी आ गई। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसे रखे गए और उसका फौरी आगाज़ कर दिया गया है। ये इस चैलेंज से कैसे आगे निपट रही है? क्या किस स्ट्रैटेजी के तहत हुकूमत आगे आ रही है? देखिए ना, इस बात से तो इनकार नहीं है कि पाकिस्तान को माशी चैलेंजेस दरपेश है, लेकिन आपने दुरुस्त जानिब इशारा किया कि एक हुकूमत ने तो हाथ कड़े कर दिए थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो रहा है, तो पाकिस्तान डिफ़ाल्ट भी नहीं हुआ, बजट भी पेश हुआ। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने बजट के दौरान कौम से वादा किया कि हमने क्राइसिस पे किसी हद तक काबू पा लिया और अब हमारी कोशिश होगी कि आवाम को रिलीफ मुंतकिल किया जाए। तो आज जो इस्लामाबाद में उनकी सरगर्मियाँ थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुख्तलिफ रोडों की इफ्तिताह और तरक्याती कामों के हवाले से जो उनकी सरगर्मियाँ, वो इसी सिलसिले की कड़ी है। आप जानती है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात है वो ख़ुद सरगर्म है। जो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है या जितने भी शोबे हैं उनको खुसूसी तवज्जो वो दे रही है। आप सलमान गनी साहब मौजूद है, आपको तफसीलात वो बताएंगे कि लाहौर में वो कल मौजूद रही थी और अहम दौरे उन्होंने की और अहम ऐलानात और इक़दामात किए थे। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त हम सलमान गनी साहब से सुने और शहजादा साहब से भी सुने, क्योंकि शहजादा जुल्फ़िकार साहब सहाफ़ियों की तंजीमों की नुमाइंदगी करते रहे, हमारे रहनुमा है सहाफ़ती। तो ये दोनों बहुत रेलेवेंट है, इनसे आप ज़रूर हम इनकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे जो सहाफ़ी सहाफ़ती बरादरी के लिए मौजूदा हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए वो भी हम सुनना चाहेंगे। और जो फिल्म, ड्रामा और फ़न के शोबे से जो वाबस्ता लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए जो खुसूसी फ़ंड मुख्तस किए गए हैं और उस हवाले से जो वज़ीर इत्तलात मुतहर्रिक है, तो वो बहुत दिलचस्प पहलू है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़रूर इस पे आप ये जो हमारे दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे हम ज़रूर जानें। लेकिन ओवरऑल मैं बात मुख्तसर करता हूँ कि जो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म साहब की सरगर्मियाँ रही है, तो
ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि कोई जमात जो है बरसर इक़्तिदार जमात वो इस कैपिटल को अहमियत दे रहे हैं, यहाँ पे तामीर व तरक्की के कामों में मसरूफ़ है। आप मेट्रो की एक्सटेंशन देखें, आप ग्रीन लाइन बसों का मंसूबा देखें, आप जो ये आज जो दो अहम मंसूबों के इफ्तिताह हुए हैं, मज़ीद भी कई जो है पाइपलाइन में हैं चीज़ें, बिल्कुल। और भी मंसूबे हैं। तो हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बजाय हम सुन रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरक्की हो रही है। और वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं अज़रबैजान, तो आप जानती है कि अज़रबैजान भी पेट्रोलियम मसनूआत और माया गैस से मालामाल मुल्क है, पाकिस्तान के इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क है। जी, बिल्कुल। तो हम मुस्तक़बिल में मज़ीद अच्छे इक़दामात तवक्को कर रहे हैं, और जो मौजूदा हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं ये भी काबिल इस्ताइश है मेरी नज़र में। ठीक है। अच्छा सलमान खानी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। एक मिनिस्टर साहिबा रही हैं लाहौर में कल, तो वहाँ पे बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। फिर एक जगह पर उन्होंने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, चूँकि हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इस पर भी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हमें दीजिएगा। प्लस साथ ही कल उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगस्त में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी और फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से उन्होंने बात की है। तो ये जो अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही थी कि शायद हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, फिर वो अफवाहें तो दम तोड़ जाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि हम इलेक्शन से नहीं डरते, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम। शुक्रिया नाहिद साहबा। वज़ीर इत्तलाआत के दौरे लाहौर से एक रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब भी लाहौर में थे, और बजट के बाद जो नज़र आ रहा है कि हुकूमत यकसू है, संजीदा है इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त करने में। आज से 3 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर ही में कहा था कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, और इलेक्शन कमीशन जब डेट देगा हम उसके लिए तैयार होंगे, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात के लिए तैयार रहना होता है। और वज़ीर इत्तलाआत साहबा का बहुत भरपूर दौरा था कि मैं देखता रहा कि वो तकरीबन 12-1 बजे के करीब लाहौर आई, और रात 12-1 बजे तक उनकी एक्टिविटी थी लाहौर के अंदर। उन्होंने मीडिया हाउसेस का दौरा भी किया, लाहौर प्रेस क्लब भी गई, CPNE के वफद से भी मुलाकात की, और भी कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। देखिए बाद कि उन्होंने आके सहाफ़ियों को ब्रीफ किया हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से, और वो यकसू थी कि हुकूमत ने पेशरफ्त करनी है इंतखाबात की तरफ। और बाजे के आईने पाकिस्तान के तहत जो असम्बली उनकी मुद्दत जो है वो एक तयशुदा अमर है, और इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर एक भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत चाहिए अगर आपने मौशी प्रॉब्लम से निपटना है। और जहाँ तक आपने डेवलपमेंट के मनसूबों की बात की है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर माजी देखा जाए तो मोटरवेज का उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाल बिछाया है, और किसी पार्टी का इस हवाले से कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है कि उनकी तो पहचान ही ये डेवलपमेंट के मंसूबे है, वो कुछ ना कुछ करते नजर आते हैं। आजकल वो इस्लामाबाद और पिंडी में ज्यादा मुतर्रक है। देखिए लाहौर ये उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पंजाब के तमाम बड़े शहरों में उन्होंने बाकायदा सड़कों का जाल बिछाया, जो मुमकिन हद तक वो कर सकते थे वो किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने अपने इब्तदाइये में जो आज़रबाईजान के विजिट की बात की, वैसे तो सेंट्रल एशियन कंट्री से पाकिस्तान के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, सही, लेकिन आज़रबाईजान के हवाले से एक खास बात यह है कि इनका भी एक तनाज़ा है। जिस तरह हमारा इंडिया के साथ कश्मीर का इशू है ना, इसी तरह इनका भी एक मुताज़ा इलाका है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इनका चूंकि तनाज़ा है आर्मीनिया के साथ, पाकिस्तान ने आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया था, आज़रबाईजान के साथ खड़े हुए थे, और उनकी लीडरशिप आज तक पाकिस्तान की मशहूर है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसके हवाले से सर हम मजीद उसमें भी बात करेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे कि बाकी इस वक्त क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम इस वक्त गवर्नमेंट जो इकदाम कर रही है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए काम हो रहा है, सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम हो रहा है, इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी मैं कोयटा स्टूडियोज़ का रुख करूँगी। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, सर जो सहाफ़ियों के हवाले से जो काम किया जा रहा है, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने के हवाले से भी काम किया जा रहा है और बड़ा फोकस किया जा रहा है। कल भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा लाहौर में मौजूद थी, CPN के वफ़द से मुलाकात की, दीगर सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की, बड़ा फोकस किया हुआ है इसके ऊपर। क्या राय आपकी?
प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रहा और हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट से उनसे हमारा मुतालबा भी रहा कि आप एक चीज़ इंश्योर करें, आज़ादी सहाफ़त को इंश्योर करें। दूसरा, आप फलाह बहबूद के लिए आपको मालूम होगा और हमारे पैनलिस्ट उनको भी और मालूम होगा कि टीवी चैनल्स, जो प्राइवेट टीवी चैनल से कभी पहले कुछ मेडिकल फैसिलिटीज कुछ के अलावा मिलती थी, अब तो तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। बहुत टीवी चैनल, बहुत से टीवी चैनल में 2-2, 3-3 माह की आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, कम है। एक कैमरामैन जो है वो 10,000 पे उसकी तनख्वाह है, या ज्यादा उसकी तनख्वाह जो है बड़े शहरों में 40-50 होगी। लेकिन 40-50 इस महंगाई के दौर में वो क्या कर सकता है? कोई ऐसा फंड नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ऐसा, मैंने तो अपने ट्वीट में भी ये कहा, इसको लिखा, प्रेज किया कि स्पेशल जो है डिजर्व करती हैं मरियम औरंगजेब साहिबा जो है, वो उनको पता था कि साफी के मसाइल क्या है। 1 अरब रुपए ये मुख्तस किया गया है इस बजट में, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि वो साफी जो बेचारा एड़ियां रगड़ कर अपने घर में जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था, या कोई बैतुल माल या ज़कात से अगर उसको किसी को कुछ पैसे मिल गए, या उसका टीवी चैनल जो है या उसका अखबार कोई लमसम उन्होंने कुछ पैसे दे दिया, या कुछ टीवी में अगर है, इसके अलावा तो बिल्कुल ये अंधेरा सा था। लेकिन मैं समझता हूँ 1 अरब रुपए की, हालांकि मैंने देखा कि इस ट्वीट पर जो है वो जो मुखालिफ हैं वो तो ये समझते हैं कि जो जर्नलिस्ट है वो बिक गया। भाई बिकने की क्या बात है? मुझे बताएं, अगर एक गवर्नमेंट एक अच्छा एक कदम उठाती है, अगर ये कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें इससे नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, एक कदम उठाती है, उसका अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल साफी किस मुश्किल से गुजर रहा है इस वक्त, क्या उसके मुश्किलात है, और अगर उन्होंने ये काम किया, आज इलाज मालजा मुझे बताएं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल एक शहर से दूसरे शहर में कितना महंगा है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत देरीना मुतालबा हमारा था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट या पीडीएम की गवर्नमेंट और मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसको जो है ना स्पेशली लेकर इसको इस पे वो उठाया। मैं समझता हूँ कि मीडिया को इसी तरह से जो मसाइल हैं, अगर मौजूदा हुकूमत उसको हल करने के लिए कुछ ना कुछ जो है मेजर्स अगर उठाने लगे, मैं समझता हूँ कि मीडिया के लिए काफी रिलीफ है। और ये नहीं कि आपके प्रोग्राम में, ये कहीं भी मैंने कहा है कि बहुत बड़ा एक रिलीफ है मीडिया वर्कर के लिए, उस कैमरामैन के लिए जो बेचारा 10,000 लेकर पूरा महीना 5 तारीख के बाद इंतजार कर रहा होता है कि कब तनख्वाह दोबारा तनख्वाह आएगी और मैं उसके लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है। जी ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रामा के हवाले से मैंने बात की थी। इस मरतबा बजट में भी जो है फिल्म फाइनेंस फंड के लिए 2 अरब रुपए और फनकारों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हम देखें, उसमें हम खासे पीछे रह गए हैं। ड्रामा इंडस्ट्री हमारा ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है और इस पर बहुत काम भी किया जाता रहा है, लेकिन बहुत सारी वजूहात ऐसी रही हैं जिनकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पीछे रह गई। फिर कोविड का एक सारा हमने देखा पैच, उसमें भी ये सारी चीज़ें मुतासिर हुई हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। कल भी लाहौर में चूँकि मौजूद थी मरियम औरंगजेब साहिबा, तो वहाँ उन्होंने एक जो आर्टिस्ट बिरादरी है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, सैयद नूर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, और इस पर क्या जज्बात हैं, हमारी आर्टिस्ट किस तरह से इसको देख रहे हैं, फिर वो क्या उन वजूहात को वाकई एड्रेस किया जाएगा जिनकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है इस वक्त जवाल का शिकार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सैयद नूर साहब अगर हमें ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर इस सारी जाहिर है कि वही ज़्यादा बेहतर तरीके से कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इस हवाले से भी फोकस्ड है, और उनका ये कहना है कि फ़नकार जो हैं, कल भी उन्होंने कहा कि ये हमारी शनाख्त है और कौमी असासा है, मुल्क की सकाफ़त के फ़रोग़ और कौमी तशख़्ख़ुस को परवान चढ़ाने के लिए इनका कलीदी किरदार है, और हम ये चाहते हैं कि ये किरदार जो है ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा बेहतरी से, और ये उसी वक्त हो सकता है कि जब आप उनको फैसिलिटेट करेंगे। एक तो इस फील्ड में काम करने के लिए एक ऐसा माहौल उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और फिर दूसरा फंड्स जो है वो हमेशा से बहुत बड़ा इशू रहा है। गवर्नमेंट कभी भी हुकूमत के इस लेवल पे हमें सरपरस्ती नज़र नहीं आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और फिर हम इन चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। अब हुकूमती सरपरस्ती में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें। आप ज़रा इस पे कमेंट कर दीजिएगा थोड़ा सा मायूस साहब, कि ओवरऑल बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी ख़ास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पीछे रह गई है। तो इसके लिए अब जो इक़दाम किए जा रहे हैं सफिशेंट है?
देखें सफिशिएंट तो शायद नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड बिगनिंग। और अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं और स्पेशली इस बजट में जो पैसे रखे गए, मेरा ख्याल है बड़ा ही खुशाइन स्टेप है। जो हमारा मीडिया, आर्टिस्ट, सिंगर, ड्रामा के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको ले लें। उसके अलावा हमारे और जो बाकी जो फ़नून लतीफ़ा के अंदर अगर हम करें, अच्छा स्पोर्ट्स को ले लें। हमारे स्पोर्ट्समैन भी ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया हुआ था, जिन्होंने जो है ना ओलंपिक्स की जो उसमें तैयारियों में थे। तो अब मुख्तलिफ हमें जो स्टोरियाँ मिलती हैं इसमें हम देखते हैं कि वो बड़ी जो उनकी हालतें जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें उन्होंने इन लोगों का ऊपर सर पे हाथ रखना, ये बड़ा अहम है। अच्छा, और ये आपके डिप्लोमेट्स हैं, दिस सॉफ्ट पावर। इंडिया इसी वजह से दुनिया के अंदर तरक्की कर रहा है। सॉफ्ट विजन, आपका वो जो एक इमेज होता है ना, वो इनसे जाता है, हमारे फनकारों से बाहर जाता है। सैयद नूर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बड़े मारूफ शख्सियत हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, मारूफ फिल्म डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद नूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कल मिनिस्टर साहिबा मरियम औरंगजेब साहिबा लाहौर में मौजूद थी, आपसे मुलाकात भी हुई है और बाकी भी एक बड़ी तादाद में आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद थे आपके साथ। हमने सारे ये विजुअल्स देखे हैं। बजट में भी सर फंड्स मुख्तस किए गए हैं, कोशिश ये कर रही है हुकूमत के फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो, इस पर काम किया जा सके। इससे पहले भी हम कई दफ़ा वैसे आपसे बात कर चुके हैं और जो चैलेंजेस थे हमने उस पर भी बात की है। सर, अब कुछ तासुर मिला है, कुछ एहसास हुआ है कि हुकूमती सरपरस्ती जो है वो इसमें शामिल हो गई है? देखें, ये एक दिन की एफर्ट नहीं है मरियम औरंगजेब साहबा की। ये पिछले टेनोर से इन्होंने कोशिश की, जो फिल्म पॉलिसी बनाई, जी बिल्कुल, इनके लिए एक खास जज्बा रखी थी ये, और अभी भी उनकी एफर्ट से ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि बजट में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रखा गया है। जी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। और मैं ये समझता हूँ कि ये इससे पहले वादे ही होते रहे हैं, बड़े लोग आए, बड़े लोग चले गए, वादे और उम्मीदें मुबद्दा हमने की, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। अभी पूरा होता नजर आ रही है। कल भी वो जो बात कर रही थी, एक एक आर्टिस्ट के साथ वो बड़े प्यार से, जी एक एक टेक्नीशियन के साथ उन्होंने बहुत अच्छे लहजे में बात किया, हौसला अफजाई की और उनको कहा कि अब ये वो दिन दूर नहीं है जो ये जो सपोर्ट है ये आपको मिल जाएगी। तो हम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक खुशी की लहर है। और देखें, फिल्म इंडस्ट्री तो देखा जाए तो लाहौर की सफर कर रही है। जी बिल्कुल। लाहौर के जो टेक्नीशियंस हैं, लाहौर के जो एक्टर्स हैं, वो काम नहीं कर रहे ड्यू टू प्रोडक्शन ना होने की वजह से। तो अगर ये कोई ऐसा लायामत बनाते मुस्तनद हो जिसमें स्टेक होल्डर्स को लिया जाए, ये ना हो कि वो अपॉर्चुनिस्ट आ जाए, आके वो कह दिए हम भी हैं, हम भी बेकर हैं, हम भी ये है, हम वो है। तो उनसे इनको इज्तनाब करना चाहिए, और जो ऑथेंटिक लोग हैं, जो प्रॉपर लोग हैं, उनको लेके इनको इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सैयद नूर साहब के बड़ी वो ज़ाती दिलचस्पी ले रही हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, अपने पिछले टेन्योर पे भी बहुत ज़्यादा इस पे काम उन्होंने किया है। अब बजट में 2 अरब जो है मुख्तस किए गए हैं फिल्म फाइनेंस फंड के लिए, और 1 अरब जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो है वो मुख्तस किया गया। ये भी एक बड़ी अच्छी खबर है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं इतना वो काम करते हैं, लेकिन फिर हम बहुत सारे लोग, हमारे सामने ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वो आखिरी अपनी उम्र बड़ी ही मुश्किल से गुजारते हैं। अगर अलादत है, मसाइल हैं, तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन इस मर्तबा इस पे भी काम किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा है। ये इसकी जरूरत कितनी अशद कि मैंने देखा है बहुत सारे सीनियर एक्टर, जब उनके पास कोई काम नहीं था तो उनके पास दवा के भी पैसे नहीं होते थे। जी तो बिल्कुल। ये जो ये इंश्योरेंस को मिल रही है, मेडिकल इंश्योरेंस, ये भी एक बहुत उम्दा काम है, बहुत अच्छा काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद है। यकीनन जब आप जैसे ऑन बोर्ड होंगे तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हुकूमत बना पाएगी, जिसके साथ हम फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे।
अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक जो इस वक्त हमने कल भी बात की थी बीपर जॉय के हवाले से। जो साइक्लोन इस वक्त कराची से 370 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और कल के हवाले से बात की जा रही है कि 15 जून को वो साहिल से टकराएगा और पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त तक जो 60,000 से ज़ायद लोग जो हैं उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल कर दिया गया है। NDMA के जो चेयरमैन हैं कल उन्होंने कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि आज शाम तक तकरीबन 1 लाख लोगों को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए महफूज मकामात पर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, वो वहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा इशू है जो इस वक्त हमारे इदारे जो हैं वो फेस कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है कि लोगों की जान बचानी है तो उनको फिर वहाँ से निकाला जाएगा। बहरहाल इस वक्त जो ज़्यादा ये जो बीपर जॉय पाकिस्तानी जो साहिलों के करीब मौजूद जो इलाके हैं कराची, ठट्ठा और बदीन के लिए ख़तरा जो है बदस्तूर इस वक्त बरकरार है। और जो बलूचिस्तान से ये बताया जा रहा है कि तूफ़ान हट कर अब सिंध की तरफ जा रहा है। कल ये केटी बंदर से टकराएगा और साइक्लोन की शिद्दत में कुछ कमी तो वाक़या हुई है, ताहम इसका रुख जो है बदस्तूर पाकिस्तान और इंडिया के साहिली इलाकों की तरफ है। कौन कौन से इलाके से मुतासिर हो रहे हैं और किस किस्म के हालात हैं, गवर्नमेंट क्या इक़दाम कर रही है, तमाम इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि फ़ौज के भी हमारा जो इदारा है वो इसमें मसरूफ़ है, NDMA मसरूफ़ है, दीगर तमाम इदारे जो हैं वो बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। शहरी रहमान साहिबा ने भी गुफ्तगू की इस हवाले से और उन्होंने ब्रीफ किया कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। वज़ीर आला सिंध इसको देख रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ी एक डिटेल्ड उन्होंने ट्वीट की थी और सारे इंतज़ाम के हवाले से उन्होंने बात की और जो कोशिशें हो रही हैं वो उन्होंने हमें बताई। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि बदीन और ठट्ठा के जो इलाका है वहाँ पर क्या हालात हैं वो भी हम जानने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त मैं सलमान गनी साहब की तरफ जाऊँगी। सलमान गनी साहब, हम कल भी ये बात है कि इस किस्म के जब हालात होते हैं, अब इस साइक्लोन की बात कर लें, उससे पहले 1999 में भी एक ऐसा ही साइक्लोन जो था, वो ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लाइमेट चेंज के साथ मुंसलिक हैं। तो उसके लिए जो पाकिस्तान इक़दाम कर रहा है वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर अब सिर्फ सिंध के हवाले से आप थोड़ा सा हमें बता पाएँ कि वहाँ पर जो इंतज़ाम हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, इक़दाम किए जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी तो सिंध गवर्नमेंट की है और नज़र आ रहा है कि वो इस ज़िमन में जो मौसर इक़दाम है उन्होंने किए हैं। आपने बड़ी तफसील से बताया कि हुकूमत क्या कर रही है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक आला सतही कमेटी भी कायम की है, वो खुद चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ राब्ते में है। लेकिन नायब साहब, जो ख़तरात और ख़दशात एक रोज़ पहले थे अब वो कम हुए हैं और वो आपने दुरुस्त कहा कि वहाँ से लोग जाना नहीं चाहते थे कि लोगों की एक कमिटमेंट होती है अपनी ज़मीन के साथ, अपने घरों के साथ। लेकिन जब इस तरह के ख़तरात होते हैं, बहरहाल उसमें हुकूमत का ही बुनियादी रोल होता है और मैं समझता हूँ कि जो संजीदगी हुकूमत को इख्तियार करनी चाहिए थी वो सिंध हुकूमत ने भी की है और जो मुतल्लिका अदारे हैं वो इस हवाले से सरगर्म अमल हैं। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, वो जो शहजादा जुल्फ़कार साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वज़ीर इत्तलात ने 1 अरब रुपया पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो फिक्स किया है। कल वज़ीर इत्तलात साहबा से मेरी भी बात हुई, अभी ये मामला यहाँ रुका नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि ये इक़दाम तो हेल्थ इंश्योरेंस तक है, लेकिन हम लाइफ इंश्योरेंस भी करेंगे। क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान की सहाफ़त में दहशत गर्दी हो, सानियात हो, हादसात हो, इसमें ज़्यादातर मुतासर पाकिस्तान के मीडिया के कैमरामैन होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं। और दहशत गर्दी की जंग में आप देखें कि कई दर्जन सहाफ़ी जो इसमें शहीद हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जिस संजीदगी से इस हुकूमत ने और ख़ास तौर पे वज़ीर इत्तलात साहबा ने इस हवाले से काम किया है, ये इससे पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी में भी इत्मीनान आया है। और नेक्स्ट वीक के अंदर जो मेरी इत्तला है कि फिर एक तकरीब होने जा रही है जिसमें वज़ीर इत्तलात साहबा और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कुछ और इक़दाम का ऐलान करेगा। मेरा ख्याल सहाफ़ियों की, कैमरामैन की, रिपोर्टर्स की लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, आपकी राय आ गई। अच्छा, अब ज़रा बदीन का रुख करते हैं। एग्जैक्ट इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर क्या है ये हम जान लेते हैं। हमारे मलिक दानिश इलियास इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझ लेते हैं। दानिश, बताइएगा क्या सिचुएशन है बदीन के हवाले से और ओवरऑल जो सारा इलाका है और इंतज़ामात जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उसके हवाले से भी आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, ये जो बहरी अरब में उठने वाला समुद्री तूफान बीपर जॉय था, इसके बरक्स जो बदीन की साहिली पट्टी जो गुलाची के साथ 0 पॉइंट का इलाका लगता है,
वहां पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा जो माहिरगीर हैं वो समुद्र के साथ रहायश पजीर हैं। उनका गुजर बसर वहां पे अपना मछली का शिकार करके होता है। सही। वहां पर इंतजामिया की जानिब से जो जिले इंतजामिया बदीन है उनकी जानिब से रेड अलर्ट भी जारी किया गया था, जबकि वहां पर साहिली पट्टी के मुकाम पर 144 का कलम भी लगाकर जितने भी माहीगीर थे उनको ये अहकाम जारी किए गए थे कि कोई भी माहीगीर समंदर के अंदर शिकार करने के लिए नहीं जाएगा। कुछ माहीगीर जो 2 दिन कबल समंदर के अंदर शिकार करने के लिए गए हुए थे उनको उनके अजीजों अकारीब ने और जिले इंतजामिया ने और पाक आर्मी और रेंजर्स के जवानों ने इतला करके उनको वापस उनकी जो गड़ी को समंदर के किनारा कश करके उनको टोटल जो बदीन में उन्होंने 16 से ज्यादा जिले इंतजामिया ने रिलीफ कैंप कायम किए गए थे, जिसमें पाक आर्मी और रेंजर्स के जवानों की खिदमत सर अंजाम लेते हुए जिले इंतजामिया ने उनको मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में शिफ्ट कर दिया था। अब तक तकरीबन 16 से ऐसे ज्यादा रिलीफ कैंप हैं जो बदीन जिले में कायम किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ माहीगीर जो हैं वो वहां पर रिहाइश पजीर हैं। जबकि अगर 0 पॉइंट की बात की जाए तो वहां पर अभी कोई भी माहीगीर वहां पर मौजूद नहीं है। जितने भी घर वहां पर थे सबको पाक आर्मी और रेंजर्स के ताबून से, जिले इंतजामिया के ताबून से मुख्तलिफ जो रिलीफ कैंप थे वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि वहां पर उनको 2 टाइम का खाना भी मुहैया किया जा रहा है। जबकि पाक आर्मी और की जानिब से उधर रिलीफ कैंपों में ही फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद भी किया गया है। जब हमारी वहां पर जो है माहीगीर हैं जो रिलीफ कैंप में रिहाइश पजीर हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमें 2 टाइम का खाना तो दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर जो उनको कुछ बीमारियां लायक थी, कुछ मामला थे ऐसे जिसकी वजह से वो थोड़े से परेशान थे। जब इंतजामिया से ये शिकायत की तो जिले इंतजामिया ने पाक आर्मी के ताबून से वहां पर फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया, जिसमें कुछ जो शीरख्वार बच्चे थे उनमें कुछ जो उनको बीमारियां लायक हो रही थी, उनके कुछ दाने वगैरह निकल रहे थे, की वजह से वो परेशानी से दो जाहिर है कि हाँ ये चीजें होती हैं। अच्छा मुख्तसरन मुझे बताइएगा, ये बताया जा रहा है कि कल तक ये साहिल से टकराएगा, बदीन ठट्ठा और ये सारे इलाके जो हैं, कुछ वहाँ पर मौसम इस वक्त कैसा है? बहुत तेज हवाएं चलने के हवाले से भी बात हो रही थी और गर्द गुबार आंधी, या क्या है इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल, कल से जो था वो साहिली पट्टी और बदीन जिले समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर काली घटाओं ने जो है वो अपना छाई हुई थी, जिसके बाद वक्फे से पूरा दिन कल से बारिश का सिलसिला जारी रहा है और आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी, जबकि तेज हवाओं का सिलसिला कल से वक्फे से जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मलिक दानिश इलियास हमारे साथ मौजूद थे, बदीन के हवाले से वो बात कर रहे थे। अभी मैं जाती हूँ शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब। बलोचिस्तान के हवाले से ये कहा था कि वो जो डायरेक्शन चेंज हो गई है और ज़्यादा वो सिंध की तरफ है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंतजाम तो किए गए। वहाँ जो सिचुएशन है थोड़ा सा शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर आप अगर हमें बता पाएँ कि ज़ाहिर है ये एक आफत इसको कह सकते हैं, क्लाइमेट चेंज है जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि इन चीज़ों के लिए इंतजामात मुकम्मल तौर पर करना, जबकि ऐसे हालात हों कि लोग भी आपसे ताउन नहीं कर रहे हों, वह नकल मकानी नहीं करना चाहते, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये साइक्लोन जो है इसकी थोड़ी अगर हिस्ट्री आप देख लें कि 1 जून को ये वो हुआ, 5 जून को फिर थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद 10 को 9 को फिर दोबारा से सीवियर होना शुरू हुआ और बिल्कुल वो हिट कर रहा था कराची को और कराची के बाद के तमाम एरिया को। जाहिर है कराची को अगर हिट करता, कराची के 75-100 किलोमीटर जो आपका इस तरफ बलूचिस्तान की तरफ है उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे उर्माड़ा तक ये हिट करेगा, बहुत कम असरात जाएंगे ग्वादर तक, बहुत कम असरात जाएंगे लेकिन ग्वादर तक रहेगा। उसके बाद जब ये रिसीड होना शुरू हुआ और उसकी तरफ रुख इसका चेंज होना शुरू हुआ तो फिर ग्वादर उर्माड़ा जो है वो बिल्कुल उसका आउट ऑफ डेंजर उसका वो एरिया, और गडानी जो है ज्यादा ये जो डिस्ट्रिक्ट हब है हमारा वो ज्यादा, और लसबेला कुछ जो है ये उसका। तो अभी नई इमेजेस जो हैं, इस प्रोग्राम से पहले मैं किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर से मैं पूछ रहा था और उन्होंने कुछ इमेजेस भेजी, तो आज का जो इमेज है वो ठट्ठा से भी थोड़ा सारा उस तरफ सिरकता जा रहा है, अल्लाह करे ऐसी हो। और अगर ये बदीन और ठट्ठा से जाता है और उसके बाद भी हमारी ख्वाहिश है कि केटी बंदर हो, उसके आगे गुजरात हो, इंडिया के एरिया हो, क्योंकि इंसानी मखलूक रहते हैं उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे, ये हमारी ख्वाहिश है, लेकिन उस तरफ वो सिरकता जा रहा है। इंतजामात की जहाँ तक आपने बात की, इस वक्त गालिबन कोई 6000 लोगों के लिए बंदोबस्त किया गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है। पीडीएमए के जो डीजी हैं जानजेब पठान, उनसे मेरी थोड़ी पहले प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी, वो वहीं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ कैंप्स बनाए हैं, कुछ स्कूल में हमने जो है जगह बनाई हुई है, लोगों को कोई डिसलोकेट किया, वही आप वाली बात है
कि जो लोग बिल्कुल समंदर के किनारे अपनी झोपड़ियां उन्होंने बनाई हुई हैं, अपनी जो है सेटलमेंट बनाई हुए हैं, पानी आज भी नॉर्मल आता है। थोड़ा समंदर जब ऊपर चढ़ता है पानी तो उनके घरों में पानी दाखिल हो जाता है। सही। एक आध गांव है जो आपका डगारजई, अब्दुल्ला डगारजई, उसकी गालिबन पॉपुलेशन कोई 3000 है। रास्ता थोड़ा पानी की वजह से रास्ता थोड़ा कट किया, और वो भी आपके जो पीडीएमए के लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि हमने किश्तियां मंगवा ली हैं, इन केस अगर रास्ता बिल्कुल कटा रहता है कुछ दिनों के लिए तो खुराक और ये हम उन तक पहुंच जाएंगे। एक्सेस हमारा है, ये हमने अपने तौर पर अपना काम कर लिया है, और दवाइयों का हमने बंदोबस्त कर लिया है। ग्वादर में हमने एक अपना कैंप बनाया था, वहां हमने जो है, क्योंकि अब खतरा टल गया और हमारा खतरा टल गया, अब इस तरफ आपका ज्यादा रुख उनका जो है वो एक कोशिश हमारी है कि रिलीफ का काम हम तेजी से करें, इसलिए कि ये एक आफत है। इस आफत को दुआओं के सिवा वो कहता है हमारे पास कोई नहीं है कि खतरा टल जाए। अगर खतरा टल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर खतरा नहीं टलता है तो हमने रिलीफ के काम के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तैयारी कि मुकम्मल फौरी तौर की भी है। ठीक करेंगे, इंसानी जान बचाएंगे, उनको महफूज मकामात तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ताउन किया है और वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और वो उन जगह से थोड़ा सारा पीछे आ गए। लेकिन एक और बात भी है, उससे मेरी बात हो रही थी रिपोर्टर से, हब के रिपोर्टर से, कहते हैं लोग कहते हैं कि भाई हमारा घर है, हमारी भेड़ बकरियां हैं, हमारी फसल है, हम कैसे इसको छोड़ के जाइए। उनका वो ये कहते हैं कि लेकिन बाद में आएंगे तो सर यही तो बात है ना कि ये भी तो एक बड़ा जी सर, यही तो अवेयरनेस फैलानी है ना, अपनी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। जान है तो जहान है, फिर सब कुछ आपका कारोबार और सब चीजें उसी वक्त कारगर साबित होंगी ना, आपके काम उस वक्त आएंगी जब जान होगी। तो इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। जो ये एनडीएमए की एक ट्वीट मेरे सामने है, हुमायूं साहब समुद्री तूफान के हवाले से, उन्होंने कहा कि शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है, माहीगीर मल्ला अवाम साहिली पट्टी से दूर रहें। बार बार उनको इत्तलात जो हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, और तेज़ समुद्री लहरें नुकसान का बायस बन सकती हैं। ख़तरा ख़त्म होने तक एहतियात की जाए, और तमाम जो इंतज़ामिया उन्होंने मुतल्लिका इदारे हैं वो हमसे ताउन करें। इस वक्त ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आवाम का ताउन है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आवाम इस चीज़ को समझें। आमदोरफ्त के हो सकता है कि आपके जो सारे ज़राए हैं वो भी सर प्रॉपर इस वक्त काम ना कर रहे हों, जिस किस्म के हालात हैं, फिर तूफ़ान की शिद्दत में इजाफा भी खुदा न खासा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तसरन ज़रा मैं आवाम के देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मीडिया का एक बड़ा अहम रोल है। जिस तरह अभी आपने ट्वीट का जिक्र किया, जुल्फ़िकार साहब ने अभी बताया, वैसे तो ये एक प्रोविंशियल मैटर है कि डिजास्टर को प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही हैं, लेकिन कहीं भी दुनिया में जब इस लेवल का डिजास्टर आता है या जो साइक्लोन, अर्थक्वेक बाकी आती हैं, तो वहाँ पे एक प्रोविंस कुछ नहीं कर सकता, बल्कि एक पूरा मुल्क भी कुछ नहीं कर सकता। आपको बहुत शदीद जो है मुश्किलात का सामना होता है। और पाकिस्तान उन मुल्कों की कैटेगरी में आता है दुनिया के स्वेर तरीन हिट क्राइसिस जो हैं मैन मेड और जो खुदा की तरफ से जो हमें आते हैं, तो हम उन 10 टॉप के मुल्कों में आते हैं। उन 10 के अंदर भी ऐसे हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई किरदार अदा नहीं किया अभी तक। 0.1% लेस देन हमारा कार्बन एमिशन है, सिर्फ नुकसान उठाया, हम नुकसान उठा रहे हैं एब्सोल्युटली। लेकिन दूसरा इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है कि हमारी आबादी बड़ी बेहंगम बढ़ती जा रही है। 240 मिलियन के करीब हम शायद पहुंच चुके हैं। तो मैनेज करना जो है हुकूमतों के बस से बाहर हो चुका है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मीडिया का रोल, सिविल सोसाइटी का रोल, सब मिल के अपने डिजास्टर को हम कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। और इस डिजास्टर जो अभी आने वाला है, आ रहा है, उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लाइन एजेंसी जो है वो मिल के बहुत अच्छा काम करें। और अल्लाह करे कि हम इस मुसीबत से इंशाल्लाह कम से कम नुकसान से गुजर जाएं। हुमायूं खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, सलमान गनी साहब मेरे साथ मौजूद रहे, शहजादा जुल्फ़िकार साहब और रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, हम ये दुआ करते हैं कि साइक्लोन से इस वक्त जो ये समुद्री तूफ़ान है इससे कम नुकसान हो और लोगों को जिस तरह से बाहर निकाल लिया गया है, तो अल्लाह करे कि मामला जो हैं वो बेहतर हों, इसकी शिद्दत कम हो जाए, और पाकिस्तान हो या इंडिया हो, लोग जो हैं वो इससे मुतासिर नहीं होने चाहिए। बहरहाल हुकूमत अपने लेवल पर काम कर रही है। इनफरादी सतह पर जो काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, और अपनी उस जगह को वहाँ से मुंतकिल लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जान है तो फिर जाहिर है कि सब कुछ है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।